तुम्हारे जैसे लोग एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं? ये जो बदमाश लड़के होते हैं ना स्कूल में कि ये लोग टीचर को परेशान कर रहे होते हैं, सबसे पहले गेम्स पीरियड में खेलने चले जाते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी है उनका कैसे बनता है इनका? आप कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है जिसको खाने के बाद आप एकदम से एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। आई थिंक ये एक इनर ड्राइव है जो आप में भी है और जितने और लोगों में है जो अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें है वो ड्राइव। जो कोशिश कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने की वो फेल हो रहे हैं। गूगल पे किसी ने जाके रिव्यू लिख दिया या मेल कर दिया कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड राइटली सो, यू कांट मेक अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर ऑल द टाइम। तो उस समय वो जो सेल्फ डाउट आते हैं ना, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी जर्नी देखो। थैंकफुली हमारी जर्नी 13 साल की है। उस जर्नी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। हम बैंकरप्ट ऑलमोस्ट 3 बारी, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी आ चुकी है। एनोनिमिटी को पंख लग गए हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एनोनिमिटी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप पर्दे के पीछे छुप के कुछ भी किसी को भी बोल सकते हो। तो उस तरह के थोड़े चतुर कस्टमर्स जो हैं वो बहुत होते हैं कि हाँ बस 500 खुलने वाले हैं, अगले महीने खुल जाएंगे 500 आउटलेट्स, प्राइस दे दो हमारे को उसके हिसाब से। ये तो मेरी मम्मी की तरह है बड़ा ख्वाब दिखाते हैं। यार भैया आप ही से तो लेते हैं, और क्या, फैमिली की शॉपिंग यहीं से होती है। तो ये ना ये बहुत होता है हमारे में ना। हमारे कोई अब ऐसा होने लगा है जब कोई बोलता है ना कि यार 1000 आउटलेट का प्लान है, वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं पैसे तो पूरे लगेंगे जिस दिन 1000 हो जाएंगे तब दे दूंगा डिस्काउंट, अभी नहीं दे सकता। Hey everyone, welcome to one of the most interesting technical episodes of Barta India Dekho. And why am I saying that? I am saying that because here is a founder who believes in spirituality, who believes in the fact that the Indian education system needs to be solved from the very beginning, who believes in the fact that even after a great pedigree of engineering from a fantastic college for both him and his co-founder brother, even then we have to jump into this ocean of entrepreneurship to solve the problems of India. Here is a founder, Varun, who is solving the problem of how billings need to happen across multiple ways and retail outlets of our country by introducing an Android-based billing system that is changing the way India bills and changes the way a lot of restaurant owners and retail outlet owners are solving their billing problems. This and a lot more on this episode. I am looking forward to it. Come, let's watch. थैंक यू वेरी मच वरुण फॉर कमिंग टू बर्ता इंडिया देखो। ये हमारा प्लेजर है कि फाइनली 2-3-4 महीने फॉलोअप करने के बाद आप हमारे शो पे आ पाए, एंड आई एम होपिंग दैट यू आर आल्सो एक्साइटेड फॉर द चैट दैट्स कमिंग अप। थैंक यू देवी बॉय फॉर कॉलिंग मी एंड एक्सट्रीमली सॉरी आपको 3-4 महीने वेट कराया, बट इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। फॉर श्योर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत मजा आने वाला है। एक बात बताओ यार वरुण, तुम्हारे जैसे लोग एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं? ये जो बदमाश लड़के होते हैं ना स्कूल में कि ये लोग टीचर को परेशान कर रहे होते हैं, सबसे पहले गेम्स पीरियड में खेलने चले जाते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी है उनका कैसे बनता है इनका? तो मैं ऑन द कॉन्ट्ररी आई वाज अ वेरी स्टूडियस किड। क्या बात है, ये बिल्कुल 1-2-3 वाला ही था मैं शायद जब कॉलेज में आया तब जाके थोड़ा पर्सनालिटी चेंज हुआ, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली थी। और एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपका सवाल है, ये मेरे को लगता है कि अ पर्सन इज बोर्न विद इट। ये कोई स्कूल में कॉलेज में सिखाई जाने वाली टेक्निक नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। या तो आप होते हैं या आप नहीं होते हैं, राइट? इनके बीच का कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है जिसको खाने के बाद आप एकदम से एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। आई थिंक ये एक इनर ड्राइव है जो आप में भी है और जितने और लोगों में है जो अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें है वो ड्राइव। जो कोशिश कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने की वो फेल हो रहे हैं। सही बात है। क्या वो एक चीज अलग क्या है वरुण, अगर तुम्हें निकालना है कि जो एंटरप्रेन्योर बन सकता है? रिस्क टेकिंग जिसमें नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज अ वेरी अननोन टेरिटरी, राइट? आप कुछ एक ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो मेजरली लोग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? जो आपका पाथ है वो बहुत अलग है। इसलिए जो बिना कुछ सोचे रिस्क ले सकते हैं, जिनकी वो कैपेबिलिटी है, वही लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और बनने चाहिए। जो किसी को देख के बन रहे हैं वो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़ेंगे लेफ्ट राइट सेंटर। बहुत अननोन चीजें होंगी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होंगी, और जो उसको नहीं झेल सकता उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ।
So I think one quality is risk taking capability. तुमने कहा स्कूल में कॉलेज में ये सब कभी सिखाया नहीं जाता कभी नहीं। है, स्कूल कॉलेज तो छोड़ो, घर पे भी नहीं सिखाया जाता है, राइट? Correct. और इनफैक्ट हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो हमें डरपोक बनने में हेल्प करता है बिल्कुल कि शुरुआत से ही तुम अपनी चीजें पकड़ के रखो। बिल्कुल। नहीं, अपना स्कूल बैग, अपना टिफिन बॉक्स, बड़े होके अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल शेयर करने में डर लगता है। और देयरफॉर रिस्क के साथ ये भी तो आता है ना, आर यू ओपन टू गिव? करेक्ट और उसके बाद कुछ गेट करने का पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो हमारे जैसे देश में तुम्हें क्या लगता है ये चेंज कहाँ से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया को तो चाहिए ना एंटरप्रेन्योर्स तुम्हारी तरह, हमारी तरह, बिल्कुल कि बिल्कुल हजारों लाखों में बने। क्या बिल्कुल। चेंज होना चाहिए? आई थिंक इसका ना वी हैव टू गो बैक इन टाइम। आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये आज ऐसा, हम ऐसे क्यों हैं। 1000 साल पहले की बात करूंगा, वी वर 25% जीडीपी कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड। सही बात है। तब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज भी थी, सब कुछ था। रीजन था हमारे पास पैसा था। उसके बाद 1000 साल तक डिग्रेडेशन हुआ, बहुत अटैक्स हुए, सब कुछ हुआ, कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट गॉट डिस्ट्रॉयड, राइट? तो अगर मैं अब से, जब अंग्रेज आए और अंग्रेज छोड़ के गए, उस पॉइंट पर आप इंडिया देखो क्या था। हमारे दादा के पिताजी, परदादा जो थे, वो किस मुसीबतों से, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जिंदा थे, मतलब सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे थे। ऐसी स्टेज में आप, यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, मैं कुछ, आप ड्रीम्स ही नहीं रखते हो, राइट? सो पिछले 1947 के बाद से अगर मैं देखूं, पिछले 70-80 साल, इंडिया सिर्फ उभर रहा है अपने ट्रॉमा से, राइट? इसमें एक्सपेक्ट करना कि एक बहुत बड़ी अच्छी नेशन बन जाएगी, वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा ड्रीम है। अब हो क्या रहा है, हमारे फादर की एज तक एक नौकरी, सिंगल कंपनी, उसी में काम करेंगे, पूरी रिटायर भी उसी में होंगे, पूरी जिंदगी उसी में रहेंगे। हमारी जनरेशन तक आते आते वो चेंज हुआ, स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद मोर कंपनीज, 2-3 कंपनीज, 4 कंपनीज। अभी की जो जनरेशन है, जो जेन जी वर्कफोर्स में आ रही है, वो 15 महीने है मैक्स, 15 महीने से ऊपर नहीं टिकेंगे, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, राइट? ऐसे लोग रिस्क ले सकते हैं, राइट? तो ये ना देश काल पे बहुत डिपेंड करता है कि एक देश किस उससे गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल सीरिया राइट नाउ कांट बी एंटरप्रेन्योरियल, नहीं कर सकते ना, बट यूएस कैन, राइट? यूके कैन, मे बी ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज कैन। तो इंडिया अभी थोड़ा उससे थोड़ा दूर है। और जैसे जैसे ये जीडीपी अपना इंक्रीज होगा, $2700 की हमारी पर कैपिटा है, वो इंक्रीज होकर जब 5000 पहुंचेगी, देन यू विल सी ऑल दीज न्यू आइडियाज कम। शार्क टैंक यूएस में जो आइडियाज पिच हो रहे हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड आइडियाज हैं एकदम ही, मतलब कि कुत्ते की बेल्ट के चेन का कुछ डायमंड्स लगाने वाली कंपनी भी है। इंडिया में यू कांट डू दैट, राइट? तो आई थिंक आ जाएगा, जैसे जैसे देश बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, यू विल फाइंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। पता है, इस शो का नाम बढ़ता इंडिया देखो है। बहुत सारे यंग स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये शो देखते हैं, जो हमारी लॉयल ऑडियंस है। तो वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप का भी सपने देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अब वो देख रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ट्रू, राइट? तो मैं कॉलेज के बाद पैसे कैसे जुगाड़ू अपने धंधे के लिए, रादर देन एमबीए करने के लिए पैसे कैसे लगाऊं, हैज स्टार्टेड बिकमिंग द न्यू थॉट, ट्रू, राइट? और वो शायद हमसे भी एक कदम अब आगे हैं ये शुरू करने के लिए। डर भी कम है, बिल्कुल। शायद माँ बाप ने इतना पैसा भी इकट्ठा कर रखा है कि वो रोड पे नहीं आ जाएंगे, जैसे तुमने सर्वाइवल की बात करी। बिल्कुल। तो उनको अगर तुम एक एडवाइस देना चाहोगे कि तुम्हें इंडिया को अगर आगे ले जाना है एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के साथ, तो क्या एडवाइस होगा? फ्रेश आइडिया सोचो, कुछ भी क्योंकि किसी ने कर लिया है मैं भी कर लूंगा और मुझे भी वो करना चाहिए, वो मत करो। इंडिया एक बहुत ही यूनिक डेमोग्राफी है, बहुत ही यूनिक कंट्री है। किसी दूसरी कंट्री के प्रॉब्लम्स को लेके आप इंडिया में कुछ इनोवेट करके बनाने की कोशिश करोगे, फेल होगे। हमारे को इंडिजीनियस आइडियाज चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स के आइडियाज चाहिए। एंड रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप एक कुछ ऐसा चीज लेके आते हैं जो कि वेरी स्पेसिफिक टू इंडियन नीड्स है, उसकी मार्केट मिलेगी। एग्जांपल देता हूं, a lot of YouTube channels are very regional language specific channels। मराठी के कुछ चैनल्स हैं, कुछ तमिल तेलुगु के चैनल्स हैं, they are doing extremely well। वो आप भी नहीं सुनते होंगे, मैं भी नहीं सुनता हूँ, बट वो अपनी मार्केट में 4-5-10 मिलियन व्यूअर्स के साथ डील कर रहे हैं, एंड देन दे आर मेकिंग मनी। सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टू दैट एरिया आइडिया है। सो इंडिया में देखा जाए तो 36-37 कंट्रीज हैं अपने आप में, हर स्टेट एक कंट्री ही है अपने आप में, राइट? तो आपको इंडिया में बिजनेस चलाने के लिए इंडिया स्पेसिफिक चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप प्लीज कॉपी वॉपी मत करें इधर से उधर से कि ये करके चलाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, इन योर 20s एक्सपेरिमेंट अ लॉट। अगर आपको लगता है हर साल एक आइडिया पे मेरे को काम करना और नहीं काम करेगा तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, डू दैट।
बाय द टाइम यू आर 30 आपके पास 10 आइडियाज पे काम कर चुके होगे एंड आई एम 100% श्योर कि एक तो उसमें से क्रैक होगा ही होगा जो आपको कैन मेक यू नेक्स्ट यूनिकॉर्न, राइट? तो एक्सपेरिमेंट करना मत छोड़ो और डरो मत। थैंकफुली आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास इनफ पैसा होगा, ये कर सकते हैं। और अगर पैसा नहीं है तो बहुत कुछ फ्री में होता है। जब हमने शुरुआत करी थी हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमने बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन बन गए रास्ते, बन गए, एक्सपेरिमेंट किया, चीजें करी, इधर उधर कुछ साइड हसल करी, कुछ और कर लिया, 9 to 5 कुछ और कर लिया, बाकी टाइम कुछ और कर लिया। माइंडसेट के लिए करेज नहीं होता है बहुत बार। अब है शायद, मेरे को लग रहा है अब शायद है, क्योंकि अगेन मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूं तो उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्ड करने में ही लग गई कि हाँ भैया हैंड टू माउथ चल रहा है, सीन स्टेबिलिटी रहे, बच्चे पढ़ जाएं, उतना ही हो जाए। we were never into luxuries, right? बट मेरे को लगता है आज की जनरेशन जो है उनके पास इतना लग्जरी तो है कि पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ जाओ एक्सपेरिमेंट करो। और आई थिंक यार अगर आप अकेले हो 20s में तो अकेले ही हो, क्या है सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? मैगी चाहिए तो चाहिए, उतना तो मिल ही जाता है यार। करो एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को डर नहीं लगता है तुम्हें देख के कि अरे यार ये आज कुछ कर रहा होता है, कल फिर नया बिजनेस स्टार्ट, क्या होगा फेल हो गया तो? फ्रॉम देयर माइंडसेट पर्सपेक्टिव isn't there fear? Absolutely. जब हमने स्टार्ट किया था 2009 में ग्रेजुएट हुआ, तो जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो कॉलेज में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी और मैंने रजिस्टर भी कर ली थी कंपनी, सब कुछ कर लिया था। बट 2009 में इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप नील बटा सन्नाटा, जीरो। 9 में तो रिसेशन भी था, कुछ भी नहीं। हाँ, रिसेशन भी था, बस एक कंपनी थी फ्लिपकार्ट, बाकी कोई कंपनी नहीं थी, राइट? तो उस टाइम पर एक मिडिल क्लास ब्रॉटअप बच्चा एक डिसेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बोल रहा है कि अब मैं अपना कुछ बिजनेस करूंगा शुरू। ऑब्वियसली फॉर पेरेंट्स इट्स अ नाइटमेयर कि अब ये क्या करने लगा है, ये अच्छा खासा नौकरी करे, राइट? तो उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन चलो मैंने 3 साल फिर भी नौकरी करी, 9 से 12 तक, उनकी शांति के लिए कि चलो नौकरी कर लेता हूँ। 12 में जब मेरा हो गया कि अब इसके बियॉन्ड मेरे को नहीं करनी है, तो यस इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द फैमिली एज वेल। उनको भी लगा कि अरे क्या करने लगे हैं। बट थैंकफुली पहले 3 साल में कुछ चीजें अच्छी हमारे फेवर में हो गई। एंड उसके बाद 2015 के बाद जब उन्होंने देख लिया कि हाँ दे कैन मेक मनी ऑन देयर ओन एज वेल, जॉब को छोड़ के, तो फिर वो थोड़े ठीक हो गए। उसके बाद ठीक हो, लेकिन हाँ मैं 9 से 15 6-7 साल तो डिफिकल्ट था, बिल्कुल था। थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए इस जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ वरुण कि ग्रेजुएशन अगर 9 में हुआ तो उसके बाद 3 साल नौकरी करी तो कहाँ करी, और फिर जो तुमने स्टार्टअप करा विच वी वर स्पीकिंग अबाउट जस्ट बिफोर द शो कि वो तुमने सेल किया, एंड उसके बाद क्यूबस्टर स्टार्टेड। तो क्यूबस्टर स्टार्ट होने तक की जर्नी एक बार थोड़ा बताओ। श्योर। सो आई एम अ 2009 दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस। टिपिकल जब निकल रहा था तो घर वालों का था कि नौकरी कर, सो कैंपस प्लेसमेंट हो गया था सैमसंग में, बट मेरा कोई मन नहीं था मेरे को अपना ही कुछ करना था। कॉलेज में एक छोटी सी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी बना ली थी, उसी को कंटिन्यू करने का मूड था। बट पीयर प्रेशर भी था और घर में माहौल भी ऐसा नहीं था कि बिजनेसेस होते हो। तो इवेंचुअली चलो मैंने आई जॉइंड द कंपनी सैमसंग इन नोएडा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सैमसंग सुन के बोरिंग सा लगता है बट सॉरी टू से, बट हाँ, बट एक कोरियन कंपनी है तो उनका अपने एक वे ऑफ वर्किंग होता है, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट टाइमिंग को लेके। 9 बजे मतलब 9 बजे, अगर 9:01 भी हो रहा है देन हाफ डे डिडक्ट हो जाएगा, वो सब चीजें होती हैं। सो इट इज काइंड ऑफ दैट। ठीक है, उनका कल्चर है, वो ऐसे काम करते हैं। तो अब मैं हूँ थोड़ा फ्री फ्लोइंग, मेरा वैसे टाइमिंग वाइमिंग को लेके, तो मैं वो 3 साल जो मैंने नौकरी करी वहां पर वो काइंड ऑफ कि चलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बट मैं साइड में भी कुछ ना कुछ हसल करता रहता था। तो आई यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स एंड एप्स एंड ऑल ऑफ वो सब मैं करता रहता था। फिर 2012 में मेरा जो बड़ा भाई है अरुण, he was also graduating from IIM लखनऊ। अच्छा। So वो 2002 से 6 है IIT BHU, then went to Microsoft। हाँ, 4 साल Microsoft 2010 तक। 2010 में he went to IIM लखनऊ। So 2012 में जब वो ग्रेजुएट हो रहा था उसको भी लगा कि यार कुछ बिजनेस कुछ कर लेते हैं। So he said कि whatever you are doing, let us formalize it, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, करते हैं कुछ। So eventually on his back I would say कि उसके कॉन्फिडेंस से ही फाइनली मैंने सैमसंग की नौकरी छोड़ी और मेपल ग्राफ सॉल्यूशंस हमारी पहली कंपनी थी जो हमने 2012 में बनाई। कोई कुछ नहीं था उसका, कोई देयर वाज नो प्रोडक्ट, नथिंग, सिंपल सर्विस बेस्ड कंपनी, लोगों के लिए एप्स और वेबसाइट्स बनाएंगे बस, सिंपल। हाँ, कुछ आइडिया ऐसा कुछ नहीं था। फिर करते करते 2-2.5 साल में बहुत बोर हो गए
कि यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा ना स्ट्रे डॉग बिजनेस है। स्ट्रे डॉग बिजनेस होता है रोज गड्ढा खोदो, रोज खाना खाओ, अगले दिन फिर भूखे, फिर नया कस्टमर ढूंढो, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, अपना कुछ नॉवेल्टी नहीं है। तो हमने बोला यार कुछ अपना बनाते हैं, अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एंड्रॉइड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि रेस्टोरेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर जो आज बहुत पॉपुलर है, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। एक रेस्टोरेंट में बिल निकालने का सॉफ्टवेयर बेसिकली, एंड्रॉइड पर, टैबलेट पर, फोन पर। तो वो हमने स्टार्ट किया। हमें पहला कस्टमर मिला सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत। उनका फूड कोर्ट रेनोवेट हो रहा था, तो उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी कि कुछ आईपैड लगाएंगे। एक इवेंट पे मिले। सो हम रिटेल इवेंट्स अटेंड करते थे और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे। तो बिल्कुल ही 80,000 90,000 रुपये बचे थे अकाउंट में, बिल्कुल ही बैंकरप्ट होने वाले थे। तब वो कस्टमर मिले, थैंकफुली। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारे को कि हमारा ये फूड कोर्ट है, हमें हर टेबल पर ऑर्डरिंग चाहिए, तो टैबलेट्स लगे होने चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके लिए एंड्रॉइड ही चाहिए, यू कांट डू इट ऑन विंडोज। सो हमने वो बनाया, उनको सब्सक्रिप्शन पे दिया। वो फिर जोमेटो ने देख लिया। देन दे इन्वाइटेड अस फॉर अ स्मॉल चैट कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, ओवर अ कप ऑफ कॉफी लाइक दिस। सो Dipinder decided to buy us. So it was an acqui-hire. We got acquired by Zomato. और 6 लोगों की कंपनी थे। और कितना टाइम चलाया था? 3 साल, so 2012 से 2015। उसमें भी मैं बोलूंगा कि पहले 2 साल तो सर्विस बेस्ड कंपनी चला रहे थे, तो लास्ट का 1 साल ही था। 2014 से 15 में जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया। Zomato इंटरेस्ट कैसे है? They saw you. Yeah. So I think located you. Yeah. वो I think फूड कोर्ट में गए होंगे। वहां पे उन्हें वो दिखा कि यार ये कुछ नया मामला चल रहा है, कुछ ऑन टेबल ऑर्डरिंग और ये सब चीजें। एंड आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी या पोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी एट दैट टाइम। सो दे इनवाइटेड अस, वी वर अ परफेक्ट एक्विजिशन टारगेट फॉर देम। छोटी कंपनी भी क्या बोलूंगा, 6 लोग हैं, ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव डील नहीं होने वाली। सो वी गॉट एक्वायर्ड एंड इट वाज एन एक्वी-हायर, सो वी जॉइंड जोमेटो। हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा एक्वी-हायर एक्सप्लेन करोगे? इट्स अ यंग ऑडियंस, तो उन्हें ये टर्म भी नहीं समझ आएगा पूरा। एक्वी-हायर बेसिकली एक्विजिशन और हायरिंग, यानी कि उन्होंने एक्वायर करने के पैसे दिए और फिर पूरी टीम हायर भी कर ली। वो इसलिए किया जाता है कि वही प्रोडक्ट उस कंपनी में जाके आप फर्दर डेवलप करोगे। तो 6 लोगों की जगह 60 लोगों की टीम हो जाएगी, आपको और टीम मिलेगी, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको और डेवलप करना है, उसमें और फीचर्स डालने हैं, उसको और आगे बिल्ड करना है, राइट? सो एक्वी-हायर एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि फिनोमिना भी होता है। अगर आपको सिर्फ अपनी कंपनी बेच के निकलना नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्वी-हायर पीपल सो दैट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमने कोड खरीद लिया और जो बनाने वाले थे वो चले गए और फिर हमारी टीम को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका क्या करना है कोड का। सो आई थिंक एक्वी-हायर इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। तो हम हो गए एक्वी-हायर जोमेटो से। ऑलमोस्ट 15 महीने वी स्पेंड इन जोमेटो। And then we, acqui-hire, so 15 months we spent with Zomato, further develop the product, hand it over to them. Unfortunately उन्होंने वो डोमेन बंद कर दिया, मतलब वो वर्टिकल बंद कर दिया, because they wanted to focus on online ordering. तो फिर we were given a choice to move out, so we moved out, and then in 2016 we started Qbuster. Idea was very simple कि ये जो रेस्टोरेंट के लिए हमने किया है ये अब हर वर्टिकल के लिए करना है। So for restaurant, retail, grocery, spa and salon, any kind of a merchant should be able to use our software. एक entrepreneur के हाथ में, जैसे तुमने सेल किया तो कुछ तो पैसा आई होंगे हाथ में, राइट? एक entrepreneur के हाथ में जब पैसा आ जाता है for the next venture, तो how does their brain think? Good question. तो पहले 1-2 महीने तो बहुत हवाबाजी वाला सीन होता है कि अब तो कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि शायद बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग ना, वो थोड़ा अर्ज कंट्रोल रहा, हमारे केस में तो कंट्रोल रहा एटलीस्ट, कि हमने बोला कि यार ये जो पैसे आए हैं इसको बचा कर रखते हैं, अगले स्टार्टअप में यूज होगा। क्योंकि बूटस्ट्रैप ही थॉट था, कभी भी फंडिंग हमेशा से बूटस्ट्रैप थॉट था, कभी भी फंडिंग रिलेटेड थॉट कभी था नहीं। तो अब ये जितना भी पैसा मिला है उसको हम यूज करेंगे अगले स्टार्टअप में। तो हम वी डिडंट गो ऑन एन अपसर्ड बाइंग स्प्री कि कुछ भी खरीद लिया, और वो सब नहीं किया हमने। तो हाँ, बट थॉट ये तो आता ही है फॉर श्योर कि लेट अस जस्ट बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। वो खुरक तो होती है। तो मतलब गिवन दैट यू स्पोक अबाउट द फैमिली आल्सो, फैमिली के लिए भी एक लेवल शिफ्ट था व्हेन द एक्वायर हैपेंड? आई थिंक लेवल शिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक अश्योरेंस उनको था कि हाँ, अब ये जिस रास्ते पे गए, जो
उन्हें डाउटफुल लग रहा था कि ये पता नहीं सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एंड दे वर राइट इन थिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि यार अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं यार एक की अच्छे खासी पढ़ाई करिए, एक IIT IIM है, एक का लोग DCIT है, भाई अच्छा कुछ नौकरी वगैरह करो, बाहर जाओ, सेटल हो। वो लग गए एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उनका जो डर था, जो जायज भी था, वो दूर हो गया। और उसके दूर होने के बाद फिर उनको एक सेंस ऑफ कामनेस आ गई उनमें कि चलो अभी जो कर रहे हैं, अब वी नो कि एटलीस्ट सर्वाइवल इश्यूज नहीं आएंगे और वो सब चीजें नहीं होंगी। तो आई थिंक वो ज्यादा था कि एक बात बताओ, दो भाइयों का स्टार्टअप करना बहुत तरीकों से प्रो भी है, कहीं कहीं पे कॉन भी है, बिकॉज जो हम बचपन से देखते आए हुए दीवार ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्या सजेस्ट करोगे कि भाइयों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है? तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बताओ। इसको मैं दो चीजों में देता हूँ। एक तो होता है कि को फाउंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, को फाउंडर होना चाहिए। इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव, इट ऑल्सो गिव्स यू बाउंसिंग बोर्ड। आप बहुत सारे आइडियाज अकेले अगर करोगे तो वो फिर इट बिकम्स अ लोनली जर्नी, अगर आप अकेले कर रहे हो तो एक को फाउंडर होना जरूरी है। अगर वो को फाउंडर भाई है तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मेरे भाई की स्किल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, वो बहुत एनालिटिकल है, वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं उसको, अगर वो प्रोग्राम मैनेजर बने, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर बने, ही कैन बी एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट मैनेजर, राइट। उसकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, मैथमेटिकल पावर बहुत अच्छी है। ऑन द अदर साइड मैं थोड़ा मार्केटिंग सेल्स में अच्छा हूँ टेक्निकल बंदा, लेकिन मेरी जो फोर्टे है वो मार्केटिंग है, वो सेल्स है। तो हमारे दोनों की स्किल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे तो फायदे में रहा। वो एक डिपार्टमेंट हैंडल करता था, मैं एक डिपार्टमेंट हैंडल करता था, और हम एक दूसरे पे ज्यादा क्रॉस नहीं करते थे, ईगो नहीं आता था। लेकिन अगर दोनों ही एक जैसे हैं कि दोनों बिल्कुल, या तो दोनों मार्केटिंग में ही एक्सपर्ट हैं, या दोनों सेल्स में, या दोनों टेक्निकली हैं, वहां थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज देन दे स्टार्ट फिर वो कि मैं सही कर रहा हूं, तू सही नहीं कर रहा, वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तुम लोग बचपन से लड़ते नहीं थे? बहुत लड़ते थे। तो इसमें कैसे नहीं होती है लड़ाई कि यार आई डोंट एग्री टू योर डिसीजन, ये क्या डिसाइड कर होता है? वो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर अब जिसका जो काम है, फिर उसको एक मेच्योरिटी वो भी है कि चल ठीक है, तेरे को बोला था या ऐसा होना चाहिए, ओके, इन टॉपिक्स पे तेरा वीटो, इन टॉपिक्स पे मेरा वीटो। अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ है या कुछ भी है तो भाई देखेगा। कुछ भी सेल्स या मार्केट रिलेटेड कुछ स्टिंट है तो मेरा वीटो चलेगा। वो एक, आई थिंक हमने स्टार्ट किया, हम 26-27 साल के थे, थोड़े मैच्योर हो गए थे, बिल्कुल ही अर्ली 20s में नहीं थे, या टीनेजर्स नहीं थे। तो वो थोड़ा, उसने भी नौकरी कर ली थी, वो भी पोस्ट ग्रेड कर लिया था, तो थोड़ा मैच्योरिटी थी, तो चल गया काम, तो चल गया। आर यू बोथ मैरिड? यस। तो लाइफ पार्टनर का क्या रोल होता है? लाइफ पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो होता है दखल ना दे, ठीक है ना। ये तो जो कि हमारे केस में सही था कि दोनों के लाइफ पार्टनर्स जो उनके बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट जर्नीज हैं, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ही नॉन रिलेटेड फील्ड से हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, ठीक है ना, अपने अपने डोमेन के काम करते हैं वो, मतलब हाँ, करेक्ट। तो अच्छी चीज जो थी कि अगर एग्जांपल हम अपने जैसा ले लेते ना, तो घर में ही झगड़े रहने थे, जो कि सही नहीं है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो वो नहीं हुआ। सारे के सभी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के लोग हैं अलग अलग, तो अच्छा चलता है। तो दखल अंदाजी नहीं होती है, विच इज द बेस्ट थिंग। बहुत सारे लोग तो लाइफ पार्टनर्स भी को-फाउंडर्स होते हैं, राइट? तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? ये अगेन यार, ये ना, इसमें फेलियर स्टोरीज ज्यादा है, सक्सेस स्टोरीज कम है। अब वरुण और गजल हैं मामाअर्थ के, इट्स अ गुड सक्सेस स्टोरीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ सच, मेनी अदर्स, करेक्ट, देयर आर मेनी अदर्स। अगर तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो then it's fine। दखल ना दे, बर्दाश्त कर सकते हो, then it's fine। लेकिन अगर वो ये कि रोज रोज ऐसा हो रहा है कि नहीं मेरी चलेगी, then यार नहीं चल पाएगा, because it's a very stressful job, it's not an easy job, और हर फ्रंट पे आपको चैलेंजेस आएंगे, राइट। और अगर आपके खुद के ही इंटरपर्सनल चीजें मैच नहीं हो रही हैं, then बहुत गड़बड़ होगी। और वो स्टार्टअप हिस्ट्री में इंडिया में बहुत एग्जांपल्स ऐसे जहां पर हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस एज को-फाउंडर्स नहीं चले। तुम्हारा स्टाइल क्या है? मतलब अभी जैसे धंधा संभालते हो, तुम्हारा वे ऑफ, चलो मतलब एकदम प्रोफेशनल टर्म में लीडरशिप स्टाइल क्या है? मेरा लीडरशिप स्टाइल बहुत कंट्रोवर्शियल भी है इन दिस कम्युनिटी ऑफ लीडर्स। आई जस्ट हायर जितना बेस्ट बंदा हो सकता है फॉर द जॉब एंड लेट हिम बी। उसको टास्क समझाओ, दिस इज व्हाट यू इंटेंड टू डू, दिस शुड बी डिलीवर्ड, जैसे करना करो।
ठीक है ना. डोंट कम टू मी सेइंग कि मेरे को ये 4 चीजें लगेंगी इसको करने में. फिगर इट आउट यार, आप फिगर इट आउट. ठीक है, मैं आपको खुला छोड़ दिया. दिस इज द एंड ऑब्जेक्टिव. वो कर लो, खत्म होगी कहानी. सो माई लीडरशिप स्टाइल इज वेरी सिंपल. हायर द बेस्ट पीपल पॉसिबल, जितना भी हमारे बजट में अलाउ करता है, जितना उस बजट में अलाउ करता है. आई कांट गो एंड हायर अमेरिकन्स एट $1 million सैलरी. आई कांट डू दैट, राइट. तो मेरे बजट में जितना अलाउ करता है उसमें जो बेस्ट पर्सन मिले उसको लो, काम समझाओ और छोड़ दो. क्योंकि उसके बाद फिर अगर वो बंदा टैलेंटेड है ना, इल फिगर आउट पे. पर फिगर आउट करते वक्त तो पैसा मांगेगा, रिसोर्सेज मांगेगा. नहीं, मेरे को लगता है कि जो मांगेगा. पैसा मांगने वाला जोड़ा एंगल है ना, वो वहां होता है जहां पर बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं कंपनी में ना. मतलब इफ द कंपनी वांट्स यू टू बिहेव इन अ सर्टेन वे एंड एक्ट इन अ सर्टेन वे, वहां पर बंदा बोलता है कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स है ही नहीं. तो मेरे को एकदम ढर्रे में ही चलना है. तो आई रादर बी मेकिंग मनी सो दैट आई कैन एंजॉय माई आफ्टर ऑफिस लाइफ, राइट. बट जब ऑफिस में ही ऐसा माहौल है कि यार कर यार, तेरे को जो ठीक लग रहा है वैसे कर, काम हो जाना चाहिए, बट डू द वे यू वांट टू डू इट. ठीक है ना. देन बंदा जो है पैसे के बियॉन्ड सोचने लगता है. तो लोग गलत फायदा नहीं उठाते हैं जब तुम कह रहे हो लेकिन भी उठाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत गलत फायदा भी उठता है. बट ऐसे कल्चर में वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. क्योंकि क्या होगा, 10 लोगों में 2 होंगे ऐसे. क्या करते हैं उनका निकाल लेते हैं. क्या करेंगे अगर वो फिट ही नहीं हो पा रहे हैं, काम डिलीवर ही नहीं हो पा रहा है, तो यू हैव टू लेट देम गो ना यार. क्या कर सकते हैं. पर बाकी 8 तुम कह रहे हो तरीके निकालने लग जाते हैं कि कैसे काम हो. मैं बता रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास कुछ पैसे थोड़ी ना थे. 2012-13 में हायर किए हुए लोग आज भी हमारे साथ 10 साल बाद भी हैं. तब तो पैसे भी नहीं थे. क्यों थे? रीजन वही था कि यार आप ना अच्छे लोगों को लेके आओ, उन्हें एक विजन डायरेक्शन दिखाओ और बोलो भागो, उस डायरेक्शन में भागो. उन्हें खुद ही मजा आने लगेगा, वो खुद ही उसका कल्चर का पार्ट बन जाएंगे और फिर वो आगे लोगों को भी समझाएंगे. जो उस फिलॉसफी से एग्री नहीं करता वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा. तो एट्रिशन रेट हमेशा देखो, हमारा सिंगल डिजिट एट्रिशन रेट है. तो हाँ, साल का. तो उससे फायदा ये होता है कि आपको पता है कि जो आ रहे हैं ना वो लॉन्ग टर्म टिक रहे हैं. और आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टिकाना बहुत मुश्किल काम है. वो लोग भी हमारे साथ 3-3, 4-4 साल टिक रहे हैं. एंड वी आर नॉट द बेस्ट पे मास्टर इन द इंडस्ट्री. ऐसा तो नहीं है हम बहुत करोड़ों रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे. यही है रीजन उसका कि ना हम रोज सर पे चढ़कर नाच नहीं रहे उनके कि ला बता क्या हुआ शाम को, है ना. वो नहीं कर रहे हम. तो आई थिंक उससे फायदा होता है यार. बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स या मिड लेवल कंपनी ओनर्स को भी ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा जो तुम कह रहे हो कि छोड़ दो उन्हें, राइट. जबकि वो सीखते आए हैं कि KPIs के RS बनाओ, डेली वीकली मंथली कॉल्स करो, राइट, जूम पे. करेक्ट. और उनके पीछे लगे रहो और फिर आएगा परफॉर्मेंस. तो बाउंड्रीज क्या सेट करते हो? मतलब कि खेलो बट इसके बाहर नहीं खेल सकते. यार अगर आपके पास काम डिफाइंड है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट रिलीज है जो कस्टमर को 1 महीने में देनी है, तो 1 महीने में देनी है ना. तो वही डिफाइन हो गया कि दिस हैज टू बी डिलीवर्ड इन मंथ्स टाइम. जी. अगर आप हर घंटे उसके सर पर जाके खड़े हो जाओगे कि अब क्या हुआ, देन इट्स अ प्रॉब्लम. वो हम नहीं करते. लेकिन उसको पता है कि 30 दिन में ये लगना है कस्टमर के पास, तो एक डेडलाइन तो डिफाइन हो गई ना. तो आई थिंक कस्टमर्स इन आवर सिनेरियोज डिफाइन द बाउंड्रीज. हमारे केस में तो वही होता है कि कस्टमर ही डिफाइन कर देते हैं या प्रोजेक्ट डिलीवरी ही डिफाइन कर देती है कि हमें इवेंचुअली क्या पहुंचना है. तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही उस चीज की. हो सकता है कुछ कंपनीज में पड़ती हो कि हाँ आपको गार्ड रेस लगाने की जरूरत है. हमारे में काम ही इतना है, एक बंदे से 4-4 बंदे का काम निकालने की कोशिश करनी पड़ती है. ये तुम्हारे एम्प्लॉय सुन रहे हैं? हाँ पता है मुझे, उनको भी पता है. उनको भी पता है कि हाँ इसीलिए वो अच्छे हैं. इसीलिए जब कंपनी और बढ़ेगी, विल ग्रो, परहैप्स विल डू IPO someday, they will be the ones who will be करोड़पति बनेंगे ना वो. बिल्कुल बनेंगे. तो उनको ही फायदा होगा. Absolutely. तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारे एम्प्लॉइज तुम्हारे लिए तुम्हें क्या लगता है कौन सा शब्द यूज करते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना. लेकिन एक चीज तो वो जरूर यूज करते होंगे पक्का कि चिल है. कि ये चिल है, मतलब इससे जाके ना बात कर सकते हैं अगर कुछ भी होगी. एक वो होता है ना बहुत सड़ू, बात ही नहीं कर सकते, जिससे ये मुंह फैलाए घूमता रहता है, इससे क्या बात करे, मुंह खोलेगा तो गोबर ही देगा. वैसा वाला सीन नहीं है. तो मेरे को लगता है कि चिल्ड आउट है. कोई भी प्रॉब्लम हो हम जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं. अप्रोचेबल है, ठीक है. वो होता होगा कुछ एक सेक्शन ऐसा भी होता होगा कि ज्यादा चिल्ड है. वो भी हो सकता है, होगा एक सेक्शन की इतना ज्यादा चिल्ड क्यों है भाई. वो सीनियर लीडर होंगे जो बोल रहे हैं क्या है, हम डांटते हैं, वो जाके इसके पास चले जाते हैं, फिर मामला सॉल्व हो जाता है. तो ऐसा कैसे चलेगा? वो भी हो सकता है.
बट एक थिंग इज कि चल यार चिल्ड आउट है, तो तुम अप्रोचेबल हो कह रहे हो, अप्रोचेबल अपने अपने लोगों के Approachable, लिए। हाँ, ये क्यूबस्टर पे आते हैं, देयरफॉर नाम बहुत इंटरेस्टिंग है ना। क्यूबस्टर सुन के मैंने पहली बार जब सुना था तो वो मधुमक्खी का छत्ता टाइप लगता है ना, तो ऐसा लगा था कि उसके फोड़ने वाले को क्यूबस्टर कह रहे हो तो बट या लाइनें फोड़ने वालों को तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग नेम, कैसे पढ़ा? हाँ, तो इसके पीछे थॉट बहुत सिंपल था कि जो रिटेल चेकआउट्स होते हैं, यानी कि आप दुकान पर जब जाते हो तो रिटेल चेकआउट्स पे ना बहुत सारी लाइनें लगती हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द सॉफ्टवेयर। ओके, कि सॉफ्टवेयर हैंग कर गया सर, अभी चल नहीं रहा है, या लोडर घूम रहा है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर इश्यूज की वजह से बहुत लाइनें लगती हैं। एंड देयर इज अ स्टैटिस्टिकल फिगर कि 27% ऑफ द सेल इज लॉस्ट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ क्यूज। दैट्स वेरी हाई, इट्स अ वेरी हाई नंबर। जो कंपनी 1000 करोड़ बोल भी कर रहे रही थे है, मुझे 3-4% लग रहा था मैक्सिमम। नहीं, इट इज 27%। My God. जो कंपनी 1000 करोड़ कर रही है वो 1300 करोड़ कर सकती है, My ठीक है ना। God. वो 300 करोड़ का जो लॉस है वो बिकॉज ऑफ क्यूज है, लाइनें लगी हुई हैं। आपने खुद देखा होगा कि आपके आगे लाइन लगी है, आपके पास 2 आर्टिकल है, राइट लाइन मूव नहीं कर रही है, राइट, आप छोड़ोगे, चले जाओगे आप। बिल्कुल। इट्स अ वेरी हाई नंबर, इट्स अ वेरी हाई नंबर। तो थॉट ये था क्यूबस्टर, मजा आ गया। कि ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो पहली बात तो स्टोर में कहीं भी यूज हो सके। आप लाइन में खड़े हो, बहुत लंबी लाइन है, इधर से कोई बंदा आया, बोला सर लाओ आपका आर्टिकल में स्कैन करके बिल कर देता हूँ आपको, आप जाओ, राइट, ठीक है ना। तो एक वो थॉट था। दूसरा ये था कि सॉफ्टवेयर शुड बी केपेबल एंड फास्ट इनफ कि Right. चेकआउट जल्दी हो। राइट, तो क्यू बस्टर इसलिए आ गया कि जो लाइनें लगी हुई हैं वो हमें बस्ट करनी है। That's why the name Cubuster came in. right, right. Software Wow. was named Cubuster. And very simple now to understand. बट हमारा नाम कोई सही से ले नहीं पाता है, हमेशा हमारे को जो भी ईमेल आती है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती ही होती है। तो हमारा, हाँ, क्योंकि क्यू बोलना इज अ लिटिल आई थिंक डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्लियर यूएसपीज क्या है, क्योंकि और भी पीओएस सॉल्यूशंस है। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में पहले ऑडियंस को एक बार एक्सप्लेन कर दो कि मॉडल क्या है, एंड उस पे फिर यूएसपीज क्या है, क्यों तुम्हारे साथ ही काम करेगा। तो जितनी भी ऑफलाइन दुकानें हैं उनको अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। इंडिया में ये फिगर लेस देन 10% है, यानी कि 10% से कम दुकानें इंडिया में ऐसे हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करती हैं अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर्स को बिल देने के लिए, अपने जो ऑपरेशन है, बेसिकली स्टोर का ऑपरेशन है, उसको मैनेज करने के लिए। ये फिगर लेस देन 10% है, जबकि डेवलप कंट्रीज में ये 40-50% के आसपास ये नंबर है। सो हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली एक स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हो, जिससे आप अपने कस्टमर्स को बिल दे सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, CRM लॉयल्टी कर सकते हो, खाता मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अपनी दुकान ऑनलाइन ले जा सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। काइंड ऑफ अ स्टोर ERP बोल सकते हो आपको। एक स्टोर चलाने के लिए जो ERP सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हम वो देते हैं। यूएसपी, क्लियर यूएसपी है कि हम एक एंड्रॉइड बेस्ड सोल्यूशन है। Okay. ये मार्केट मेजरली विंडोज बेस्ड सोल्यूशन से ड्रिवन है। तो उसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ता है, उसके ऊपर एक गंदा सा सॉफ्टवेयर आता है जो कॉकपिट जैसा लगता है प्लेन के, और उसमें कुछ बटन्स होते हैं, वो दबाने पड़ते हैं और फिर बिल निकलता है। वो बड़े ही गंदे सॉफ्टवेयर्स अभी तक रहे हैं मार्केट में। सो हमारा एक एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फोन पे भी चल सकता है। इट कैन रन ऑन योर स्मार्टफोन। अगर आपकी एक छोटी फ्लावर शॉप है, छोटा कार्टन कियोस्क लगाते हो, भी बैठ जाएंगे, हाँ, आप अपने फोन पे यूज कर सकते हो वो बिल निकालने के लिए। या जो आजकल क्रेडिट कार्ड मशीन्स आती हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड होती हैं, पाइन लैब्स की, पेटीएम की, रेजर पे की, बहुत सारी मशीन्स आती है जो एंड्रॉइड बेस्ड हैं, उस पर चला देते हैं हम। तो वो ही क्रेडिट कार्ड मशीन बिलिंग मशीन भी बन जाती है, राइट। और फिर बड़ी मशीन्स भी आती हैं एंड्रॉइड की। तो विंडोज लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है आपको, बड़े बड़े महंगे सिस्टम्स रखने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर लें आप, सस्ते में काम हो जाएगा, हार्डवेयर भी सस्ता है, ना के बराबर ही है। एंड तो आइडिया ये है कि ये जो 9% या 8% रिटेल में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ये 40-50% तक पहुंच जाए, तो बचा हुआ 90% हिंदुस्तान है, उसको ऑटोमेट करना है, वो दुकानों को सॉफ्टवेयर देना है। मैसिव मार्केट है, इट्स अ ह्यूज मार्केट, लेकिन चैलेंजिंग है क्योंकि रेस्टोरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है, रिटेलर्स की अपनी प्रॉब्लम है। अगर ग्रोसरी के पास जाता हूँ उसके अपने चैलेंजेस हैं, स्पा एंड सैलून पे जाऊंगा उसके अपने चैलेंजेस। तो सॉफ्टवेयर में वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो एक वर्टिकल में होते हैं, एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट है लेकिन वर्टिकल भी है। तो यार तुम एंथुसियाज्म फॉर इनोवेशन मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि काम ही इतना है, काम ही इतना है। वही ना जो एंड वाली बात करी थी कि हमने एंड इतना बड़ा है कि ये तो मेरे को अब अगले 10 साल का भी काम पता है कि मैं अगर अगले 10 साल भी करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। और ग्लोबल एग्जांपल्स देता हूँ इसमें। जोहो पोस्टर चाइल्ड, मतलब श्रीधर वेम्बू जी को प्रणाम है, बिल्कुल हमारे इस मामले में क्या, हाँ बिल्कुल बोल रहे भीष्म पितामह है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को, जो कि एक ERP इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर B2B SaaS इंडस्ट्री को ना एक
नंबर दे दिया कि 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, रेवेन्यू की कंपनी, 10,000 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी बनाई जा सकती है राइट फ्रॉम इंडिया, राइट फ्रॉम टेंकासी इन तमिलनाडु, राइट, वो भी कर सकते हो आप। फ्रेश डेस्क आई, बहुत सारी कंपनीज आई, तो मुझे लगता है कि उनको अगर हम मानक माने तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा गेम बन सकता है इंटरनेशनली ऑल्सो, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो इंटरनेशनली भी आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हो। तो मेरे को इतना सामान पड़ा है, इतना सामने दिख रहा है, तो मैं तो मोटिवेटेड हूँ, मतलब और 10 साल भी कर लूंगा मैं तो। कभी ऐसा नहीं लगा है कि यार नहीं चलेगा? हाँ, कभी कभी लगता था, इनिशियल डेज में लगता था, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ ना, एंड्रॉइड पॉस इंडस्ट्री बहुत नई है। एंड्रॉइड कब आया? 2010 में, राइट। आज के चला 2025, 15 साल पुराना तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें B2B सॉफ्टवेयर बनाना और उसको चलाना, ये इंडस्ट्री बहुत नई है। ये इंडस्ट्री 5-6 साल पुरानी ही है जिसमें हम काम करते हैं। बिलिंग इंडस्ट्री 40 साल पुरानी है, बिल निकालना वो सब चीजें, लेकिन एंड्रॉइड पे बिल निकालने वाली इंडस्ट्री बहुत नई है। तो वो बिकॉज ऑफ दैट लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करता है, इस तरह की मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। तो हम कैटेगरी क्रिएटर है, और एक कैटेगरी क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ये सारे प्रॉब्लम जो फर्स्ट मूवर होते हैं वो खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। वी आर क्रिएटिंग द मार्केट। तो हम वो मार्केट क्रिएशन में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आता है। पर्सन अपने आप से क्या बात हो रही होती है एक फाउंडर की, कि जब लग रही होती यार मैं कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, और सिर्फ ऐसी बात, देखो एक पॉइंट के बाद खुद का फाइनेंशियल स्ट्रगल तो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो देन यू आर आउट ऑफ इट, वो प्रॉब्लम खत्म, बट देन hundreds of lives are dependent on you. Hundred thousands of promises that you have made to your customers are dependent on you. Correct. वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, right, for a founder. Correct. तो तब what is the self talk that happens? Correct. तो ये जो reputation loss है ना, यही है eventually. Right. मेरे को financial loss का कोई वो नहीं है, मुझे पता है कि I'm financial secured. कुछ मैं इतना secured हूँ कि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाएगा, अगर कंपनी नहीं भी रहती खुदा खास्ता तो भी नहीं बिगड़ेगा कुछ, राइट। तो वो हट गया चैप्टर। अब जो रह गया ना, ये होता है रेपुटेशन लॉस। अब रेपुटेशन की सिर्फ ये नहीं कि इज्जत दांव पे लगी है, नहीं, ये जो बात आपने बोली है बिल्कुल सही बोली, कि बहुत सारी लाइव्स डिपेंडेंट है। हमारे 110 लोगों की टीम है, और 110 का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 3, कम से कम 300-350 लोगों का एक डिपेंडेंट है बेसिकली। ब्रेकफास्ट लंच डिनर डिपेंडेंट है। करेक्ट। सेकेंडली कस्टमर प्रोमिसेस, ऑल ऑफ दैट, ये जरूर हॉन्ट करता है एट सर्टेन टाइम्स। कभी कभी कुछ कस्टमर फीडबैक, कहीं गूगल पे किसी ने जाके रिव्यू लिख दिया या मेल कर दिया कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड राइटली सो, यू कांट मेक अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर ऑल द टाइम। तो उस समय वो जो सेल्फ डाउट आते हैं ना, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी जर्नी देखो। थैंकफुली हमारी जर्नी 13 साल की है। उस जर्नी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। हम बैंकरप्ट ऑलमोस्ट 3 बारी, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी आ चुके हैं, राइट, और वहां से भी निकले हैं, राइट। ऑलमोस्ट 3 बारी तो हम ऐसे थे कि यार अब अगले महीने बंद हो जाएंगे, ठीक है। वहां से भी कोई ना कोई एक बड़ा कस्टमर आ गया। हम बंद होने वाले थे, यूनिलीवर आ गया, बंद होने वाले थे, सिलेक्टेड वॉक आ गया, कोई ना कोई एक ऐसा ना, भगवान ने एक एंकर ड्रॉप किया और हमें वो डूबते से निकाल के साइड में रख दिया। वो इंस्टेंसेस में याद करता हूं, और उस इंस्टेंसेस मुझे याद आता है कि कोई ना कोई एक अल्टीरियर पावर है, एक कोई अल्टीमेट पावर है जो चाहती है बेटा तू सक्सेस हो, जो चाहती है कि तेरे आसपास जितने लोग हैं ना वो चलते रहे, राइट। तो ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने उस पर छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, आपने मेरे को 3-4 बार बचाया है, ठीक है ना, और बिल्कुल एकदम बैंकरप्सी की स्टेज से बचाया है, आप आगे भी बचा लोगे। मेरा सिर्फ एक काम है, ईमानदारी से लगे रहो, ठीक है ना। अप्स एंड डाउन्स ऊपर वाला देख लेगा। तो मैं वो पुरानी जर्नी याद करता हूँ, कहाँ से निकले थे, कहाँ से आए और कहाँ पहुंचे हैं। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि ठीक है आगे भी चले जाएंगे यार, हो जाएगा। तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवत गीता स्टेट कर रहे हो, कह सकते हो आप। मैं इस मामले में बहुत स्पिरिचुअल हूँ कि आई डू रीड ऑल दीज थिंग्स अ लॉट। तो मुझे लगता है कि यार आप ना एक ऑनेस्ट एफर्ट करो और बाकी छोड़, क्योंकि नहीं है आपके हाथ में। पैंडेमिक आपके हाथ में था, एनीवेज नहीं है। पैंडेमिक आपके हाथ में था, बिल्कुल भी नहीं। डिमोनेटाइजेशन आपके हाथ में था, बिल्कुल भी। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होंगे। डिमोनेटाइजेशन बहुत लोगों के लिए एक सेटबैक काइंड ऑफ थिंग तक बैक चले गए, लेकिन पेटीएम के लिए तो नहीं था। पेटीएम के लिए तो इट वाज अ बिग थिंग। पैंडेमिक बहुत लोगों के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहा। स्टार्टअप पैंडेमिक में शुरू हुआ है, होता ही नहीं तो शुरू नहीं करता। एडटेक के लिए पैंडेमिक वाज अ बून, राइट, बट जिनकी मौतें हो गई उनके लिए तो ऑब्वियसली यार इट वाज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो ये हमेशा ना पर्सपेक्टिव का गेम हमेशा रहेगा। तो मेरे को ये लगता है कि यार जब यहाँ तक ले आया है भगवान, आगे भी ले जाएगा यार। ऑनेस्ट एफर्ट करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है।
अब 2025 में क्या होगा यू नो, मुझे क्या पता? बिल्कुल भी नहीं नहीं पता। मैं तो हैप्पी न्यू ईयर विश करने में फट रही थी कुछ लोग कि ऐसे हाँ, साल कितनों का हैप्पी रहेगा, कितनों का नहीं रहेगा, हाँ। यू नेवर नो, हाँ। यू नेवर नो। कुछ चीज़ों पे अपना ओपिनियन बताओ। जैसे ये माना जाता है कि बड़े कंपनीज ये छोटे टेक कंपनीज को खा जाते हैं, कभी भी खा जाएंगे। ऐसी बातचीत हो रही होती है टेक का शुरू करेंगे कोई और आके खा जाएगा। क्या थॉट है नाउ दैट यू हैव सर्वाइव्ड इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो तो लॉन्ग? बढ़िया, पहली बात तो अच्छा है कि खा जाएगा, कुछ पैसे दे के जाएगा। पहली बात तो यही है कि अगर चल ठीक है, इफ यू हैव मेड समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल इनफ, खा जाएगा, मार देगा, लेट्स से हाँ मार देगा वाला केस जो होता है यार, वो ना वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इट्स अ वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक थिंग। जैसे कैब हेलिंग, 2 प्लेयर्स हैं, तीसरा नहीं आ पा रहा। फूड डिलीवरी, अगेन 2 प्लेयर हैं, तीसरा नहीं आ पा रहा, तीसरा बेचारा डिस्ट्रेस सेल में जा रहा है अभी, है ना। तो ये ना बड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। मेरी इंडस्ट्री B2B SaaS, मेरे जैसे 50 प्लेयर भी आ जाएंगे तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये जो थॉट कि हाँ मैं कुछ शुरू करूंगा और मैं नहीं कर, अब जैसे क्विक कॉमर्स भी 2-3 प्लेयर्स में रह गया है, 5वां प्लेयर आएगा ना, बहुत मुश्किल है उसके लिए बॉस करना। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कहानी बहुत है ये। आप चूज करो, अगर आप आज कैब सर्विस शुरू करोगे तो यार यू हैव 2 बिग एग्जांपल्स। कैसे भिड़ोगे उनके साथ? क्या ब्लू स्मार्ट ने किया, मैं बोलूंगा ब्लू स्मार्ट ने वो क्रैक किया, बट उन्होंने अगेन एक वर्टिकल पकड़ के क्रैक किया कि एयरपोर्ट ट्रांसफर्स ऑन ईवीज करेंगे हम, एक स्पेसिफिक नीश, बट वो इट्स नॉट लाइक उबर और इतनी बड़ी नहीं बन पाई। तो हाँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के कंपनी बना सकते हो तो एक सब्सटैंशियली बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन हाँ, मैं डिसरप्टर बनूंगा, फर्स्ट मूवर बनूंगा, वो आपको नई इंडस्ट्री ही खोलनी पड़ेगी कोई। अब कल को वो ई कॉमर्स आया, क्यू कॉमर्स आया, कल को कोई एफ कॉमर्स आएगा, वो उसके आप पहले प्लेयर बन जाओ, देन यू माइट बी अ बिग प्लेयर। बट हाँ, इट्स अ वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक थिंग। स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है कि क्लाउड बेस्ड कंपनी में तुम डेटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हो, एंड इतना डेटा होगा फॉर एग्जांपल तुम्हारे सर्वर्स पे भी, हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो अगेन देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन। तो पहली बात तो AWS पे होस्टेड है, तो वहां पर बहुत सारी लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन होती हैं। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन यू शुड टेक। सो वी आर एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, वी आर अ SOC 2 कंप्लायंट कंपनी। तो ये सब सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलती है जब दे डू एन ऑडिट ऑफ योर स्ट्रक्चर्स, दे डू एन ऑडिट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब होता है। हाँ, ये सब इसका खर्चा लगता है। अगर आप एक छोटी कंपनी हो, आप नहीं ले पाओगे ये सब चीजें ऑब्वियसली। देन AWS पे जितना भी कर सकते हो आप, AWS खुद भी तो इतनी देता है, ठीक है, देता है, उतना करता है। यार व्हाइट हाउस अगर की वेबसाइट हैक हो सकती है तो हैकेबल तो सब कुछ ही है दोस्त। मतलब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक ठाक, मैं बोल सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो ब्रेकेबल नहीं है। तो आपको बोल लेना कि हम तो द मोस्ट अनब्रेकेबल, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं से कुछ लीक हो सकता है। या यू कैन पुट चेक्स एंड बैलेंसेस कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इन्फॉर्म हो जाओ फटाफट, ताकि आप उसे रोक सको। ऐसा कोई अटैक हुआ तो यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट ट्रिम इट डाउन, इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। क्या ये सब बड़े बड़े ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है ये हैक नहीं होती, पालिका बाजार में डेटा मिल रहा होता है, ले लो जाके। सही बात है। प्राइसिंग जो कंपटीशन चलता रहता है इस इंडस्ट्री में, गिवन दैट मार्जिन्स आर आल्सो नॉट वेरी बिग, तो ये प्राइसिंग वॉर्स को कैसे मैनेज करते हो तुम फॉर B2B SaaS? यार यही इकलौती इंडस्ट्री ऐसे जहाँ पे आई थिंक द मार्जिन्स आर रियली हाई, ग्रॉस मार्जिन्स रियली हाई। किस रेंज? 90% तक होते हैं ग्रॉस मार्जिन्स। लाइक FMCG इज लाइक 2%, 3% ना। SaaS कंपनीज हैव रियली हाई। अगर 75% से कम है ना आपका ग्रॉस मार्जिन इन SaaS, then you are doing something terribly wrong। तो एक तो ये बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेस होते हैं। यार सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, बेचना ही है ना, बेचना ही है ना, मेंटेन करना, बेचना है, तो बहुत ज्यादा ग्रॉस मार्जिन हाई होता है। यहाँ चैलेंज दूसरा है, यहाँ चैलेंज है रीच का, GTM का प्रॉब्लम है, गो टू मार्केट प्रॉब्लम है कि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा आपके साथ कंपटीशन। सेकंड है पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम है अभी ना इंडियन बिजनेसेस में ना। सॉफ्टवेयर हलवाई है अभी भी कि इसके क्यों पैसे दें यार, ये तो ऐसे फ्री मिलना चाहिए। अभी तक वो मेंटालिटी है जो चेंज हो रही है, बट बाय एंड लार्ज तुम्हारा मंथली सब्सक्रिप्शन है, पैसे कैसे लेते हो? हाँ, मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन है हमारे। एनुअल थोड़ा डिस्काउंटेड है, प्रीपेड। लेकिन अब इसमें भी जो एंटरप्राइज कस्टमर्स है, रियली बिग कस्टमर्स, दे डोंट प्रीपे, दे डू पोस्ट पे। वो आप उन्हें बिल दो, उनका 90 डेज का साइकिल है, वो 3 महीने बाद ही पैसे देंगे आपको, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे चावल हो, वो दे कंसिडर सेम, चाहे मैन पावर हो मेरे पर्सपेक्टिव। हाँ, तो सेम। तो वो प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है इज ऑन यू।
या एब्सोल्युटली ना, जो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप उसको सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर एग्रीमेंट करो, आप स्टैम्प पेपर वाले एग्रीमेंट कर लो, उतना ही कर सकते हो। बट अगेन फिर वो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ा कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है ऑन पेमेंट, आप कोर्ट चले जाओगे? इम्पॉसिबल है, मैं कब तक लड़ता रहूंगा यार। आप चले भी गया, बच्चे आपके बूढ़े हो जाएंगे तब तक वो केस चलता रहेगा। मैं अगले जन्म का बिजनेस, हाँ मतलब तो इवेंचुअली क्या है ना, शायद इंडियन बिजनेसेस को ये पता है कि कहीं चला जाएगा ये, तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक इसके लिए ना सरकार को या एमएसएमई को स्पेसिफिकली ना कुछ और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस निकालने चाहिए कि भैया इनके पैसे मारे तो तुम्हारा हम जीएसटी कैंसिल कर देंगे या कुछ कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ आना चाहिए। सो दैट बिल्स रुके रहते हैं यार, मतलब हाँ बिल्स रुके रहते हैं, मतलब फॉलो अप करते रहो। हाँ यार, अरे बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, ये बड़ा 1000x साइज की कंपनी है तुमसे, तुम्हारे लिए वो 2 लाख रुपए बाद मायने रखता है, उनके लिए शायद फर्क भी ना पड़ता हो, तुम फॉलो किए जा रहे हो। और ये प्रॉब्लम ना वो कोई एक बंदा होगा वहां पर, हाँ, जो बैठा है उस पे, हाँ, अब पता नहीं उसे क्या चाहिए, पता नहीं उसे क्या चाहिए, मैं ऐसे पब्लिकली तो मतलब शेयर नहीं हाँ करेक्ट, जो भी चाहिए वो अगर नहीं दे रहे हो, बैठा है उस पे, करते रहो, 6 महीने बाद भी फॉलो अप करते रहोगे। बहुत सारे मॉल्स ऐसे जिनको हमने सर्विसेज दी थी, 3-3 साल हो गए, पेमेंट नहीं आई अभी तक, बैठे हैं हम। अब वो मेरे को लगता आएगी भी नहीं, डिफॉल्ट ही हो गया वो तो, राइट। आपने एफर्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, सब कुछ दे दिया, मेहनत कर ली, लाइव करा दिया, ट्रांजैक्शन भी चल रही है, अरे इनवॉइस्ड है, जीएसटी भी तुम्हारी, मतलब हर चीज में। एक तो पैसा भी नहीं आया उसको, मेरा 18% मेरी भी लग गई है। सही बात है, वो भी दे चुका हूँ मैं। यार ये गलत है यार, ये मैं पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई देख रहा है तो मैं लिटरली दरख्वास्त करूंगा कि आप ये सब चीजें मत करो यार। ये ना बहुत शॉर्ट टर्म गेम है यार, ये मतलब अंडरकट करना एक छोटी कंपनी को, आप इतने बड़े हो, एक छोटी कंपनी को बैठ के काट रहे हो आप। डोंट डू दिस यार, प्लीज डोंट डू दिस। नो, आई एग्री। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस पूछ रहा हूँ वरुण, दीज आर आवर लास्ट 2 सेक्शंस ऑफ आवर चैट, और इसमें बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, थॉट्स क्या रहे, ठीक है? पहले तो बताओ, फनीएस्ट पीस ऑफ कस्टमर फीडबैक क्या मिला है आज तक तुम्हें? फनीएस्ट पीस ऑफ कस्टमर फीडबैक या एडवाइस? हाँ मतलब ये बहुत होता है, मैं एक कोई इंसिडेंट तो नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत होता है कि बहुत छोटा सा कोई मतलब ऐसे दुकान होगी, ठीक है ना, उसका बंदा फ़ोन करेगा कि मेरी एक ये दुकान है और ना मैं ना 100 खोलने वाला हूँ अगले 100 दिन में 100 खोल दूंगा मैं, आप मुझे सॉफ्टवेयर का प्राइस बताओ 100 के हिसाब से, ठीक है ना। और बिल्कुल ही नेगोशिएट करके बिल्कुल ही उस पर ले आएगा कि बिल्कुल ही एकदम धनिया प्राइस पे, बिल्कुल ही, है ना। फिर लेगा एक लेगा और फिर उसको फॉलो अप करते रहो, भाई साहब आपकी नेक्स्ट दुकान कब आएगी, कब खुलेगी, एंड ही इज गायब। तो उस तरह के थोड़े चतुर कस्टमर्स जो हैं वो बहुत होते हैं कि हाँ बस 500 खुलने वाले हैं, अगले महीने खुल जाएंगे 500 आउटलेट्स, प्राइस दे दो हमारे को उसके हिसाब से। ये तो मेरी मम्मी की तरह है बड़ा ख्वाब दिखाते हैं यार, भैया आप ही से तो लेते हैं, और क्या, फैमिली की शॉपिंग यहीं से होती है। तो ये बहुत होता है हमारे में ना, हमारे कोई अब ऐसा होने लगा है जब कोई बोलता है ना कि यार 1000 आउटलेट का प्लान है, वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं पैसे तो पूरे लगेंगे जिस दिन 1000 हो जाएंगे तब दे दूंगा डिस्काउंट, अभी नहीं दे सकता। तो ये बड़ा अब थोड़ा ये फनी हो गया है, पहले हमारे लिए बहुत होता था, और 1000 खुलने वाले, 1000 खुलने वाले, एक्साइटमेंट टीम में, उसको तो हम उसमें MIS में जोड़ लेते थे कि ये पोटेंशियल कस्टमर इतना बड़ा, और पता लगे कहीं जज्जर में एक दुकान लेके बैठा हो पता है, तो वो बहुत फनी हो जाता है। अब हमें पता है कि ये सब कहानीबाजी है। मैं भी कंपनी चलाता हूँ क्रैक नाम से, तो वहाँ पे हमारे एजुकेशन कस्टमर्स होते हैं, तो हमारे कॉलेजेस होते हैं, हमारे कस्टमर्स है कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वो हमसे कहते हैं कि अब उनके कॉलेज में हो सकता है 5000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमसे यही कहते हैं कि तुम ना 5 बच्चों का कोर्स दो, जैसे ही चल जाएगा 5000 बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब 5000 एक बच्चा मान लो 2000 रुपए में लेता है, मल्टीप्लाई करके देख लो धंधा कितने का दिख रहा है, 10 लाख, ठीक है। तो मैंने, और ये अभी ले रहा है कि 10,000 रुपए देगा 5 बच्चों का तो और उस पर डिस्काउंटिंग, हेवी नेगोशिएशन, टीम में 3-4 लेयर पार करके अब मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ उसके साथ, और फाइनली मैं माना हूँ 500 रुपए में करेक्ट, क्योंकि अब आ रहा है इतना धंधा और एकदम नया बिजनेस शुरू किया, राइट। वो कॉलेज अब मिल भी नहीं रहा है, हम जब फाइनली वहां पहुंचे कि बिल्डिंग कहाँ है हम मिलके ढूंढ रहे हैं कि बिल्डिंग कहाँ है, फिर पता चला किसी घर पे जाके नॉक कर रहे हैं, और उसी में दरवाजा खुलते जीएसटी सर्टिफिकेट लगाया कि ये वाला कॉलेज है, ये बच्चा था जिसके बारे में बात करी थी, और इतना ही है इतना ही है, घर के 5 भाई बहन है ये भी हो चुका है। तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। एक चीज बताओ,
एक क्यूबस्टर को तुम डिस्क्राइब ऐसे करो जिससे लोग क्यूरियोसिटी लेंगे एज न्यू कस्टमर्स इन योर कंपनी। क्यूबस्टर एक ऐसा सस्ता, टिकाऊ और मजेदार सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आपने अपनी दुकान में लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो अपनी दुकान को तगड़ा बूस्ट देने के लिए क्यूबस्टर लगा लें। प्राइस कुछ लगेगा नहीं खास। सही है। एक मिसकंसेप्शन बताओ पीओएस के बारे में लोगों को जो है। मिसकंसेप्शन ये कि बहुत तामझाम चाहिए होगा इसको चलाने के लिए, एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा होगा, महंगा है और तामझाम लगेगा। ये मिसकंसेप्शन है जो अब नहीं है। हाँ, इजी है, सस्ता है और फटाक से आधे घंटे में दुकान लाई हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक मिसकंसेप्शन बताओ लोगों के लिए। कि बहुत रिवॉर्डिंग है, ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत रिवॉर्डिंग है। नहीं है, ये उतना रिवॉर्डिंग नहीं है। ये आपसे जितना लेता है उससे कम ही देता है। कंप्लीटली अग्री। ये मैं तो सोच में चला गया। फिलोसॉफिकल हो गए ना तो जिंदा हो तुम। नहीं, ये है यार, ये एंटरप्रेन्योरशिप ना आपसे बहुत कुछ ले लेता है। एक आम मोमेंट बताओ जब लग गया कि अब तो चल पड़ेगा क्यूबस्टर। एक तो पहला तो वही था जब एक्विजिशन हुआ था। दूसरा था जब यूनिलीवर एज ए कस्टमर हमने क्रैक किया था। तो एंड इट वाज अ ग्रेट डील एंड उस समय भी हम बहुत छोटी कंपनी थे। तो दूसरा मोमेंट वो था। तीसरा वही है जब हमने एक इंटरनेशनल कस्टमर्स अच्छा जो कह रहे हैं अफ्रीकन वो तब हमने कहा कि नहीं यार अब तो इसको कुछ चीजें बेंचमार्क्स हैं कि हाँ इसके बाद तो एक इसको बोलते हैं वो वैलिडेशन मिल गया कि वैलिडेशन हो गया कि हाँ व्हाटएवर यू आर डूइंग इज रिक्वायर्ड बाय, किसी को तो जरूरत है उस चीज की। एक मिस्टेक जो करते हैं ये छोटे बिजनेसेस पीओएस सिस्टम लेते वक्त, मिस्टेक जो करते हैं कोई भी पीओएस सिस्टम लेते वक्त रिसर्च नहीं करते, सर्च नहीं करते। पहला दूसरा बंदा जो रिकमेंड करते हैं वही ले लेते हैं, फिर उसको रिसर्च नहीं करते ठीक से। हाँ, फिर वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, फिर बताया ओ ये तो मेरे काम का नहीं था। ठीक है ना, तो वो पहले थोड़ा रिसर्च कर लें, ढूंढ लें। थोड़ा गूगल पे सब कुछ मिल ही जाता है, तो थोड़ा इधर उधर ट्राई करके फिर लें। तो ये एक थोड़ा वो रहता है कि हाँ वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चलती है इंडस्ट्री, तो थोड़ा रिसर्च नहीं करते। सोशल मीडिया पे क्या थॉट है तुम्हारा एज अ फाउंडर? गुड मीडियम टू कनेक्ट, उतना ही है, लेकिन अभी थोड़ा नुकसान ज़्यादा कर रहा है रादर देन फायदा। क्यों? यार मैं बताता हूँ कि एनोनिमिटी को पंख लग गए हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एनोनिमिटी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप पर्दे के पीछे छुप के कुछ भी किसी को भी बोल सकते हो। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लोग पीछे छोड़ के जो है ना वो एक दूसरे के बजाने पे ही लगे हैं बस। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक रियल वैलिडेशन जो एक आपको एक जो चाहिए कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, आपको कभी नहीं मिल पाएगा। नंबर्स, लाइक्स, सब्सक्राइब, शायद उसी से ही सब कुछ, हाँ उसी से सब कुछ ड्राइव हो रहा है, जो कि मतलब जो टेंजिबल मेरे को लगता है। सेकेंडली एनोनिमिटी को एक डायरेक्शन मिल गई है, तो अब आप किसी भी मुखौटे के पीछे जो है किसी को भी रिडिक्यूल कर सकते हो, किसी को भी पुल डाउन कर सकते हो, और उसके बहुत मैसिव इफेक्ट्स होते हैं यार ऑन योर मेंटल हेल्थ। और वो हो रहा है बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग हो रहा है वो, तो वो थोड़ा गलत तो है यार। कैओटिक डेज पे मतलब जब सब उथल पुथल हो रहा होता है, ऐसे भी दिन होते हैं। ये बिल्कुल होते हैं, रोज ही होते हैं रोज ही होते हैं। उन दिनों पे प्रोडक्टिव कैसे रहते हो तुम? यार देखो, आपको अपने टास्क पता है कि ये 4-5 चीजें रह गई जो आपको पूरी करनी है उस दिन में, आप वो उसी पे फोकस रखो, ठीक है। बाकी जो नॉइस है ना, अगेन ये विद एक्सपीरियंस आता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस, अब मोदी जी के आसपास कितना कुछ नॉइस चल रहा है भाई, 24 घंटे चल ही रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कितना नॉइस चल रहा होगा, बट ही स्टिल फंक्शनिंग ना यार, एज अ प्राइम मिनिस्टर इज फंक्शनिंग, सब कर रहे हैं, सब अटेंड कर रहे हैं। सो मच सो कि मदर की डेथ हुई, सुबह डेथ हुई, शाम को वो जाकर सेशंस ले रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो आपको वो विद एक्सपीरियंस, विद एज आ जाता है वो नॉइस और वो कियोस हैंडल करना। इनिशियली तो आपको सब कुछ ही बड़ा लगेगा। एक जो छोटा बच्चा है 2 साल का ना, उसके लिए ना जो हमारे लिए बहुत छोटी है उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, राइट। लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, 30 साल का होगा, 60 साल का होगा, तो वो चीज़ें छोटी लगने लग जाएंगी। तो आई थिंक विद एज, विद एक्सपीरियंस, जो नॉइस है वो आप अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देते हो, जो नहीं होती उसको एड्रेस कर लेते हो। मैंने आज से कुछ साल पहले एक मूवी देखी थी 17 अगेन, आई थिंक ऑडियंस को भी देखनी चाहिए, जहाँ पे एक कैरेक्टर है जो अपने बेटे के लिए वापस 17 साल की उम्र में वापस जाता है।
और Interesting है, टाइम देखनी ट्रैवल है। करके। अरे वाह। और क्योंकि उसे बार बार लगता है डिस्कनेक्ट हो रहा है अपने बेटे के साथ, तो वो वापस जाता है एक्सपीरियंस करने के लिए कि मैं कैसे बिहेव कर रहा था जब मैं 17 साल का था। और उसे तब रियलाइज होता है यार हर छोटी चीज में मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। जैसे हार्ट ब्रेक, 17 साल का पहला बस, प्यार में छोड़ दिया तो खत्म ना, मतलब तुम खत्म, पहली दुनिया बार- खत्म। हाँ जिंदगी खत्म हो गई। इज एन एग्जाम्पल। और ये तुमने बहुत ब्यूटीफुली पुट करा। ये वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में उस वक्त जो हो रहा होता है वो बहुत बड़ा लगता है। 5 साल बाद लगता है अरे यार क्या फुद्दू चीजों में रो रहा था मैं। मैं रो रहा था, राइट। हाँ। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा लर्निंग Yeah, है, yeah. जहाँ पे तुम्हें एक माइलस्टोन के बाद दूसरा बहुत True. छोटा लगने लगता है। लास्ट सेक्शन में पहुंचते हैं वरुण, जो हमारा रैपिड फायर सेक्शन है। परफेक्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, जो पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा है यही आपको आंसर करना है, राइट। आप रेडी हो? या परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। वन ऐप जो आप डेली यूज करते हो क्यूबस्टर के अलावा। ब्लिंकिट। ओके, दीपिंदर को अभी भी आप सपोर्ट किए जा रहे हो। एक फूड आइटम जो आप सेल करना चाहोगे अपने फूड कार्ट में, अगर कभी हुआ तो। बिरयानी। बिरयानी आपका चिकन फेवरेट है? बिरयानी, चिकन बिरयानी। ओहो, भूख भी लग रही है। एक टेक गैजेट जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। फोन के बिना फोन। तो इम्पॉसिबल है। 2 दिन ले लेंगे तो मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल हो जाएगा। मतलब बीवी के साथ कहीं फोन के बिना नहीं जाते। नहीं आज उसके लिए भी ठीक है। आज तो घर जाके, बट आज नहीं, जब भी एपिसोड आएगा। श्योर। वन वर्ड, एक वर्ड जो आपकी टीम आपके लिए कभी यूज नहीं करेगी। जो कभी नहीं यूज करेगी। एसोल। ओके। आई होप सो। ओके। आपके अगर आपकी कंपनी एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका नाम क्या होता? शोले। बहुत अच्छी मूवी है, मेरा तो अभी भी ऑल टाइम फेवरेट बिल्कुल है। बिल्कुल। एक एंटरप्रेन्योर जिसके साथ आप लंच करना चाहोगे। ओ भाई, इंटरनेशनल भी चलेगा। of इलॉन course. मस्क फॉर श्योर। हाँ, या, या, या। हाँ, ये मैनिफेस्ट कर लो। हाँ किया हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? एक गो टू स्ट्रेस बस्टर हेक्टिक दिनों में। सिंगिंग। सिंगिंग। हाँ, हमने सुना आप गाना भी अच्छा गाते हो। अच्छा तो नहीं गाता, बट हाँ अपने अपने हिसाब से अपने दिल को बहलाने के लिए गा लेता हूँ, और वो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ओके। एक इंस्टेंट स्किल अगर आप लोगों को बोलोगे कि ये तो मास्टर कर ही ले भाई, और कोई स्किल हो ना। स्टोरी टेलिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी बेचना है लाइफ में, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ, योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, स्टोरी टेलिंग मास्टर करो। आप अपनी बात एक अच्छी स्टोरी से अगर सुना पाओगे ना, वो कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को, किसी को भी बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो एक अच्छा स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलिंग इज, साइंस कहता है स्टोरीज 82% मोर रिटेन होता है दिमाग को। एब्सोल्युटली। क्योंकि बचपन से वही आदत है। बिल्कुल। कि कहानियां, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। याद है ना? हाँ। याद है ना? जी याद रहेगा। जी। एक बुक जो आपको बहुत इम्पैक्ट किया है। यार मैं बुक पढ़ता नहीं हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली। एक पॉडकास्ट बता दो, एक मूवी बता दो। मूवी जो इम्पैक्ट किया है, मेरे को रॉकेट सिंह बहुत पसंद है यार। उसमें ना ऑब्वियस रीजंस, ऑब्वियस रीजंस भी है, बट उसमें बहुत सारी ऐसे नुआंस्ड हैं जो आप वैसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन वो ना शायद एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्चुअली अगर बनना है वो मिलती है उसके अंदर। सो रॉकेट सिंह, आई रियली लाइक रॉकेट सिंह, नॉट बिकॉज कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, बट मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ सीखने को है। ब्यूटीफुल मूवी। आपका मंत्र फॉर सक्सेस क्या है एक लाइन में? लॉन्जेविटी, टिके रहो, सर्वाइवल, टिके रहो, सक्सेस पक्का आएगी। ये बहुत जरूरी है। आप ना मगरमच्छ बन जाओ इसके अंदर। टर्टल, मगरमच्छ, अजगर, 3 जानवर हैं, तीनों रेप्टाइल बन जाओ साले। पड़े रहो, अगर मगरमच्छ की तरह पड़े रहो, अजगर की तरह पड़े रहो, पक्का सक्सेस आएगी। रीजन है, लॉन्जेविटी जितनी होगी ना कहीं से कुछ ना कुछ उड़ता हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो आपका काम कर जाएगा। भले ही आपकी 4 लोगों की कंपनी रह गई है, 4 लोगों को पकड़ कर जिंदा रहो। जिंदा रहोगे पक्का आएगी। बहुत बढ़िया एडवाइस है ये, बहुत ही बढ़िया एडवाइस। बंद मत हो जाओ, डोंट डाई। आखिरी क्वेश्चन, डेथ की बात कर रहे हो आप, कि मौत वाला दिन आपकी इमेजिनेशन में कैसा होने वाला है? आपकी मौत वाला यार बहुत मजेदार होने वाला है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही सेलिब्रेटेड मौत चाहता हूँ मैं तो, कि हुआ तो बोला यार बंदा बहुत मस्त था यार, मजा आ गया इसके साथ काम करके, रह के, कुछ भी करके, जान के। तो मेरा तो वही है कि आई वांट अ ग्लोरीफाइड डेथ, ठीक है ना। मरे तो कम से कम 5000 लोग आए, ठीक है ना, वैसा कुछ हो, ठीक है। जब तक नहीं होना तब तक जिंदा रहूंगा। जिस दिन लगेगा कि हो गया उस दिन हो सकता है बल्ले बल्ले हो जाए, बट ठीक है। बस वही है कि हाँ, डेथ को लेके आई एम नॉट वेरी फेयरफुल ऑफ डेथ। आनी है यार, आनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ Right. लाइफ, लेट्स से पार्ट ऑफ लाइफ. is the most important part of life actually. दिस इज द अल्टीमेट थिंग यार, वो आनी है आपको. जितना लंबा कर सकते हो, जैसे खींच सकते हो खींच लो, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है बॉस. जिस दिन आनी है उस दिन आनी है. लेकिन जब जाएं तो यार 4 बंदे याद करें कि कुछ तो बढ़िया था यार. इतना ही है बस. थैंक यू सो मच वरुण फॉर कमिंग टू Thank you, बड़ता इंडिया. भाई. देखो बहुत मजा आया आपसे बात करके. Same मेरे here, same here. पर्सनल बहुत सारे लर्निंग्स थे. आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें मिली पिक करने के लिए. आपका जो ये स्पिरिट है, नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बट लाइफ स्पिरिट जो है, आई थिंक वो सबसे बड़ी लर्निंग थी हम सबके लिए. थैंक्स बहुत अ बहुत लॉट देबू शुक्रिया. भाई. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. ओके, तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कितनी सारी चीजों के बारे में बात करी हमने, राइट? वी स्टार्टेड विद हिज चाइल्डहुड, हाउ ही लेफ्ट दैट 3 years जॉब एंड इवेंचुअली स्टार्टेड टू ड्रीम. कैसे उन्होंने अपनी कंपनी बेची जोमैटो को, और कैसे फिर अपना एक नया सपना शुरू किया, और इस नए सपने में अभी कितनी दूर पहुंच गए हैं. 100 लोगों से ऊपर की कंपनी, और उसमें भी सिर्फ एक सिंपल POS सिस्टम लेके पूरे भारत को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में भी बात करी, जिसका आंसर आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा. जो मेरे साथ रह गया है वो है वरुण की कहानी. नॉट ओनली व्हाइल ही इज देयर बट इवन आफ्टर ही इज गॉन. ही एक्चुअली वांट्स 5000 पीपल टू क्राई फॉर हिम राइट आफ्टर ही इज गॉन. आपका ये नंबर क्या है? नॉट ओनली दिस, इससे भी बहुत सारे एपिसोड्स बढ़ता इंडिया देखो में आपको मिलता रहेगा. भूलिएगा मत, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून अगेन.